आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। तो आज बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करने वाले हैं हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को झटका। लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, क्या है पूरी कहानी वो आपको बताएंगे। दूसरी खबर आज इस बुलेटिन में होने वाली है तेजस्वी पर तेज सियासत को समझिए, क्योंकि इन दिनों बिहार की सियासत गरमाई हुई है और तेजस्वी यादव पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तीसरी खबर होगी द्रव दबाव और दलाली की संस्कृति क्या है, ये आपको समझाएंगे क्योंकि डिप्टी सीएम ने 2 टूक जवाब दे दिया है। और चौथी खबर होगी हाथी क्यों ले रहा लोगों की जान, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को राहत नहीं मिली। वहीं कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है और इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। साल 2026 के 5वें दिन यानी 5 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को झटका लगा है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब जबकि हाईकोर्ट से लालू परिवार को कोई राहत नहीं मिली है, ऐसे में अब सबकी नजर 14 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। देखना होगा कि उस दिन राहत मिलती है या झटका लगता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है और अब इस पूरे मामले पर 14 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। लेकिन अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं, आखिर किस मामले में लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो अब आप खबर तो समझिए। आईआरसीटीसी घोटाला मामले पर सुनवाई हुई। लालू प्रसाद की ट्रायल पर रोक की मांग थी। लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में ये अपील की थी कि ट्रायल रोक दी जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का ट्रायल पर रोक से इनकार, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। मतलब ये कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब समझने वाली बात यह है कि लालू प्रसाद ने आखिर क्यों दायर की थी ये याचिका। तो आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें आरोप तय किए गए थे और ये ट्रायल चलाने की इजाजत भी दी गई थी। और इसी निचली अदालत के फैसले को लेकर के लालू प्रसाद हाईकोर्ट गए थे। अब आप खबर तो समझिए। 13 अक्टूबर को किस किस पर आरोप तय किए गए, तो इनमें सबसे पहला नाम लालू प्रसाद का था, इसके बाद दूसरा नाम राबड़ी देवी का था, तेजस्वी यादव पर भी आरोप हैं और प्रेमचंद गुप्ता भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावे विजय कोचर जो सुजाता होटल्स के मालिक हैं, इन दोनों पर भी आरोप हैं। अब आप समझिए क्या है आईआरसीटीसी घोटाला, ये पूरा मामला आखिर क्या है। तो आईआरसीटीसी के 2 होटल को चलाने और रखरखाव का टेंडर निकला था। ये होटल बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी थे। सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर इसके जरिए दिया गया था। अब आप खबर तो समझिए कि सीबीआई ने इस पर क्या आरोप लगाए। तो सीबीआई की तरफ से आरोप लगाए गए कि जो पूरा प्रोसेस किया गया था उसमें धांधली की गई। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि इसमें बड़ी हेराफेरी की गई है और सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि शर्तों में भी इसमें फेरबदल किए गए थे। सीबीआई ने आरोप क्यों लगाए वो भी समझ लीजिए। तो सुजाता होटल्स ने पटना की 3 एकड़ जमीन डिलाइट कंपनी को मामूली कीमत पर ट्रांसफर कर दी, मतलब बहुत ही कम कीमत में। बाद में लारा प्रोजेक्ट्स ने डिलाइट कंपनी के शेयर को 65 लाख रुपए में खरीद लिए। लारा प्रोजेक्ट्स पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का मालिकाना हक है। जब कंपनी खरीदी गई तब उसके पास 3 एकड़ जमीन थी और तब 3 एकड़ जमीन का सर्किल रेट 32 करोड़ और मार्केट रेट 94 करोड़ रुपए था।
अब आप खबर तो समझिए, अगर 14 जनवरी को भी कोर्ट से राहत ना मिले तो क्या होगा? तब ट्रायल चलेगा और सुनवाई होगी। लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आरोप कोर्ट में साबित हो गए तब क्या हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो 7 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में लालू परिवार की राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में लालू प्रसाद की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिख रही हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करेंगे। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को लेकर सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। बीजेपी और जेडीयू ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को ना तो अपने माता पिता की चिंता है और ना ही बिहार की जनता की। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 2 दिसंबर 2025 बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। इस दिन के बाद यानी शीत सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नहीं दिखे। ना तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाकी बचे 3 दिन की कार्यवाही में पहुंचे और न किसी और सार्वजनिक मंच पर। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को लेकर तब से शुरू हुआ सियासी घमासान अब और तेज होता जा रहा है। बिहार ही नहीं देश से लापता है। पिताजी की राजनीतिक और आर्थिक विरासत चाहिए, लेकिन पिताजी आंख का ऑपरेशन कराए तो देखने तक नहीं गए। बीजेपी और जेडीयू ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव को न अपने माता पिता की चिंता है और न ही बिहार की जनता की। तेजस्वी यादव जी को न माँ बाप की चिंता है न जनता जनार्दन की। जनता उन्हें ढिबड़ी लेकर खोज रही। और तो और अब तो सहयोगी कांग्रेस के नेता भी तेजस्वी यादव को राहुल गांधी से सीख लेने की नसीहत देने लगे। लिहाजा मान्यवर तेजस्वी यादव जी को भी राहुल गांधी से सीख लेनी चाहिए और मैदान छोड़ने के बजाय डटकर के मुकाबला करना चाहिए। इन आरोपों के बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव का बचाव किया। तेजस्वी यादव जी के फोबिया से जो लोग ग्रसित हैं उनका इलाज नहीं है, लेकिन जनता सब देख रही है। अब तक जो विरोधी कहते थे वही कांग्रेस के नेता भी दोहराने लगे हैं कि हार जीत अलग बात है, लेकिन मैदान छोड़ देना किसी मजबूत नेता की फितरत नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तेजस्वी यादव पर फिलहाल बिहार में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी कई आरोप लगा रही है, तो वहीं आरजेडी बचाव के मूड में नजर आ रही है। लेकिन अब आप तेजस्वी पर तेज सियासत को समझिए कि आखिर तेजस्वी यादव पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता भी तेजस्वी यादव ही हैं। आपको याद होगा इस बार आरजेडी और खास तौर पर महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था, जो विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आप तेजस्वी पर तेज सियासत को समझिए। 2 दिसंबर को तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार में नहीं दिखे। 5 दिन का शीतकालीन सत्र था, उसमें भी 3 दिन कार्यवाही से गैर हाजिर रहे। विरोधियों की तरफ से कई दावे किए गए कि तेजस्वी यादव जो हैं वो विदेश घूमने के लिए चले गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव शीतकालीन सत्र के सिर्फ 2 दिन यानी 5 दिन का वो सत्र था, उसमें से 2 दिन वो थे मौजूद और 3 दिन यानी फिर वो गायब हो गए 2 दिसंबर के बाद से। तो विरोधी ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव उसके बाद विदेश घूमने के लिए चले गए। दरअसल बिहार विधानसभा में महागठबंधन की हार हुई और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन ने पूरा चुनाव लड़ा था। चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। आरजेडी जैसी पार्टी महज 25 सीट पर ही चुनाव में सिमट गई। चुनाव में हार के कुछ दिनों के बाद से ही तेजस्वी यादव नहीं दिखे और अब विरोधियों के साथ साथ तेजस्वी यादव की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता भी तेजस्वी को नसीहत देने लगे हैं। अब तेजस्वी यादव को कांग्रेस की नसीहत क्या है उसे समझिए। तो कांग्रेस ये कह रही है कि मैदान छोड़ देना मजबूत नेता की फितरत नहीं है। तेजस्वी यादव को तो राहुल गांधी से सीखना चाहिए कि कैसे खराब प्रदर्शन करने के बाद भी विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के सामने सवाल दागता है।
बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के तल्ख अंदाज से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। भागलपुर में जन सुनवाई के दौरान डिप्टी सीएम ने डीसीएलआर की क्लास भी लगा दी। डिप्टी सीएम ने पूछा वीआरएस लेना है क्या? विजय सिन्हा ने दो टूक कह दिया, द्रव, दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन मोड में है। जनसंवाद कार्यक्रम में विजय सिन्हा का एंग्री मैन वाले अंदाज से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। भागलपुर में जमीन विवादों का निपटारा करने पहुंचे विजय सिन्हा के एक बार फिर तल्ख तेवर दिखे हैं। विजय सिन्हा ने अधिकारियों से दो टूक कह दिया, विभाग में द्रव्य, दबाव और दलाली नहीं चलेगी। द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे। द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति को पोषित करेगा, उनकी खैर नहीं हो। जनून काम में कलम काटना नहीं चाहिए और गलत काम को छोड़ना नहीं। विजय सिन्हा लगातार अपने अभियान में लगे हैं। विजय सिन्हा का ये तेवर अधिकारियों को रास नहीं आ रहा, लेकिन डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि वो लोगों को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इसी दरमियान उनके तल्ख तेवर भी दिख रहे हैं। आज भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। अब आप खबर तो समझिए। भागलपुर आज डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे। भागलपुर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जन सुनवाई की, जहां कई लोग वहां पहुंचे और अपनी समस्याओं को डिप्टी सीएम के सामने रखा। जन सुनवाई में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा, अब आप ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि द्रव्य, दबाव और दलाली की जो संस्कृति है उसे खत्म करेंगे। अब आप खबर तो समझिए, द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति आखिर है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य की संस्कृति का मतलब बिहार में बोलचाल की भाषा में इसे पैसा कहते हैं, यानी कि घूस देकर जो अपना काम करवा लिया जाता है उसे खत्म करना है, डिप्टी सीएम का ये कहना था। अब आप दबाव की संस्कृति का मतलब समझिए। दबाव का मतलब राजनीतिक दबाव या फिर पावर का दबाव या फिर पैसे का दबाव। दलाली की संस्कृति का मतलब अब आप समझिए। तो पैसा लेकर बिचौलिए कोई भी गलत काम कराते हैं। बिचौलिए को बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है और इसी सब को खत्म करना डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का उद्देश्य है और इसीलिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चाईबासा में झुंड से बिछड़े हुए जंगली दंतैल हाथी पिछले 4 दिनों में अब तक 6 ग्रामीणों की जान ले चुका है। हाथी को काबू करने के लिए पश्चिम बंगाल की स्पेशल टीम को भी बुलाया गया, लेकिन हाथी के आतंक से आसपास के इलाके के लोग दहशत में हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हाथी आदमखोर नहीं होता, लेकिन 4 दिन में कोई हाथी 6 लोगों की जान ले ले तो क्या कहेंगे? ये बिखरे पड़े सामान और बदहवाशी की हालत में खड़े लोग यूं ही जमा नहीं हुए हैं। चाईबासा में झुंड से बिछड़े हुए जंगली दंतौल हाथी ने गोइलकेरा क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की जान ले ली और पिछले 4 दिनों में 6 ग्रामीणों की जान ले चुका है। फिलहाल यह हाथी पिछले 3 दिनों से गोइलकेरा के बिल और आसपास के क्षेत्र में भटक रहा है। हाथी को काबू में करने के लिए पश्चिम बंगाल की स्पेशल टीम को बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल से आई 10 लोगों की स्पेशल टीम मशाल के साथ जंगल की ओर रवाना हो गई है। जिस ओर आक्रामक हाथी मौजूद हैं, यह टीम हाथी को घने जंगल की ओर खदेड़ने का काम करेगी। इस हाथी को काबू करने के लिए और घने जंगल की ओर खदेड़ने के लिए अब वन विभाग द्वारा जो पश्चिम बंगाल से स्पेशल टीम को बुलाया गया है, वो आज इस क्षेत्र में पहुंच चुकी है। कोशिश किया जाएगा वन कर्मियों के साथ मिलकर उस टीम द्वारा कि कैसे उसको घने जंगल के अंदर भेजा जाए। अब तक झारखंड का वन विभाग हाथी को काबू करने में नाकाम रहा है। देखना होगा पश्चिम बंगाल की टीम हाथी को कब तक काबू कर लेती है या फिर कोई और इंसान हाथी का शिकार बन जाता है। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। वैसे देखिए, झारखंड में हाथियों का उत्पात कोई नई बात नहीं है।
हर बार ऐसा देखने को मिलता है और इस बार तो बीते 4 दिनों में 6 ग्रामीणों की जान हाथी ले चुके हैं। लेकिन हम आपको अब ये बताते हैं पूरा आंकड़ा कि किस तरीके से साल दर साल हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है और लोगों की मौत हो रही है। सबसे पहले बात साल 2020 से 21 की करते हैं और यहां पर 84 ग्रामीण इस साल हाथियों के शिकार हुए, मतलब 84 ग्रामीणों को हाथियों ने मार डाला। 2020 से 21 में 74 ग्रामीण हाथियों के उत्पात की चपेट में आए और अपनी जान गंवा दी। साल 2021 से 22 के बीच में 133 लोगों की जान हाथियों की वजह से चली गई। साल 2022 से 23 का आंकड़ा 96 है, यानी कि 96 ग्रामीणों ने अपनी जान गंवा दी हाथियों के उत्पात की वजह से। साल 2023 और 24 के बीच में यह आंकड़ा 87 पहुंच गया। 87 ग्रामीण हाथी के शिकार हुए हैं। साल 2024 और 25 में यह आंकड़ा 81 तक पहुंचा, जिसमें हाथियों के उत्पात से इनकी जान चली गई। 2025 और 26 का आंकड़ा अभी 30 से ज्यादा बताया जा रहा है, यानी कि 30 से ज्यादा ग्रामीण हैं जो हाथियों की चपेट में आए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर अचानक आपके गांव में जंगली हाथी आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। तो हाथियों को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर हाथी आपके इलाके में है तो उनसे दूरी बनाकर रखिए। अगर आप हाथी को भगाना चाहते हैं तो भगाने के लिए आप ढोल बजा सकते हैं। इसके साथ ही आप मिर्च भी जलाकर रख सकते हैं, जिससे हाथी भाग जाएगा। हाथियों के पास बिल्कुल भी ना जाएं, खुद को हाथियों से दूर ही रखें। और अगर आपके इलाके में हाथी आ गया है तो तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दे दें, ताकि वन विभाग की टीम आकर हाथियों को दूसरी तरफ खदेड़ दे। अब आप समझिए कि रिहायशी इलाके में हाथी अगर आते हैं तो उत्पात क्यों मचाते हैं। तो जंगल के कम होने की वजह से प्राकृतिक आवास हाथियों का, जानवरों का कम होता जा रहा है और जंगल के कम होने से भोजन और पानी की कमी इन्हें महसूस होती है। भोजन और पानी की कमी की वजह से ये इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर लेते हैं, आ जाते हैं। राजमार्ग, रेलवे ट्रैक और खनन से पारंपरिक रास्तों में बाधा आती है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण ये हाथी रास्ता भटक जाते हैं और फिर रास्ता भटक कर ये हाथी गांव तक पहुंच जाते हैं। इंसानी बस्तियों में आना टकराव का कारण बनता है और फिर हाथियों से होती है छेड़छाड़, जिस वजह से हाथी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर आपके इलाके में हाथी आए तो उससे दूरी बनाकर रखें और वन विभाग को जरूर इसकी सूचना दें। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज में डुमरिया घाट पुल पार कर गया है और पुल को पार करने को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जो जताई जा रही थी उसे अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन विशेषज्ञों की टीम ने इसका हल ढूंढते हुए शिवलिंग को सेतु से बड़े आसानी से पार करा लिया। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये है डुमरिया घाट पुल और इस पुल से पार हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। ये तस्वीरें अद्भुत हैं। 210 टन वजनी शिवलिंग को लेकर ट्रक पुल को आसानी से पार कर गया। अब ये शिवलिंग का रथ पूर्वी चंपारण की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। 210 टन वजनी शिवलिंग पुल पार करने के बाद पूर्वी चंपारण के रामायण मंदिर तक सफर तय करेगा। पुल के मौजूदा हालात और शिवलिंग के वजन को देखते हुए यह सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर इतना भारी शिवलिंग पुल को कैसे पार करेगा। लेकिन विशेषज्ञों की टीम ने इसका हल निकाल लिया और नारायणी नदी के डुमरिया घाट सेतु से होकर यह शिवलिंग पूर्वी चंपारण के रामायण मंदिर की तरफ रवाना हो गया। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के पुल पार कराने के दौरान पूर्वी चंपारण और गोपालगंज से NH-27 पर गुजरने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया। ट्रैफिक रोकने के लिए 40 जगहों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। विशेषज्ञ इंजीनियरों से हरी झंडी मिलने के बाद शिवलिंग का रथ बड़े आसानी से पुल पार कर गया। करीब 210 मीट्रिक टन वजनी विशाल शिवलिंग को पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर तक का सफर तय करना है। 15 जनवरी को शिवलिंग को विराट रामायण मंदिर के परिसर में स्थापित किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो शिवलिंग देखिए गोपालगंज से पार होते हुए अब पूर्वी चंपारण पहुंच चुका है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस शिवलिंग की इतनी चर्चा क्यों हो रही है।
तो आइए आपको समझाते हैं। देखिए, इस शिवलिंग की लंबाई जो है वो करीब 33 फीट है, जबकि इस शिवलिंग का वजन 210 मीट्रिक टन है। लंबाई को आप इस तरीके से समझिए कि अगर एक व्यक्ति 6 फीट का होता है तो ऐसे में इस शिवलिंग की जो लंबाई है उसे पूरा करने के लिए 5 व्यक्तियों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दें तो उससे भी ज्यादा इसकी लंबाई है। अब अगर शिवलिंग के वजन को समझना है तो कुछ ऐसे समझिए कि 210 मीट्रिक टन के वजन को किलोग्राम में अगर आप बांटेंगे तो वो हो जाएगा 2,10,000 किलो। मतलब ये कि अगर एक व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो ऐसे में 210 मीट्रिक टन में 70 किलो वाले जो 3,000 व्यक्ति हैं वो आ सकते हैं। यानी कि शिवलिंग का वजन 70 किलो वजन वाले 3,000 व्यक्तियों के बराबर है। अब इतना ज्यादा वजन होने के बाद इस शिवलिंग को कैसे लाया जा रहा है उसे समझिए। तो 46 चक्का ट्रक से इस शिवलिंग को लेकर आया जा रहा है, वो भी तमिलनाडु से बिहार। अब आप खबर तो समझिए, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग ये माना जा रहा है और इतने बड़े शिवलिंग को लाना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि इसे बहुत ही सावधानी से लाया जा रहा है। इतने बड़े शिवलिंग को देखने के लिए काफी लोग भी उमड़ रहे हैं। यह शिवलिंग जब गोपालगंज पहुंचा तो वहां पर फूलों की बारिश इस पर की गई और इसके साथ ही लोगों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना भी की। इसी